हमने कभी न कभी अपने रोज की कामों के बीच ये जरूर सोचा होगा कि हमारे आसपास की चीजों में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है और वो सबसे छोटी वस्तु आखिर कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है जो कि अविभाजित है। आज से लगभग 2200 साल पहले दो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने ऐसे ही एक छोटे छोटे अविभाजित कण की परिकल्पना की थी जिसे एटम कहा गया, लेकिन उस वक्त सटीक प्रमाण न होने के कारणवश इसे लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनसे पहले प्राचीन भारत के एक महर्षि कर्णाद ने एटम के बारे में बताया था जिसे उन्होंने अणु का नाम दिया था। इसके लगभग 2000 साल बाद गैलीलियो, न्यूटन, बॉयल और लेवॉइजर ने इस पर विचार किया और अंत में जॉन डाल्टन ने 1803 में एटम को किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा अविभाजित कण बताया और उन्होंने अपनी सॉलिड स्फीयर मॉडल दुनिया के सामने रखी। इसके बाद 1904 में थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल, फिर 1911 में रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल और फिर 1913 में बोर की प्लैनेटरी मॉडल सामने आई और फिर 1926 में स्क्रॉडिंजर की क्वांटम मॉडल सबसे सटीक मानी गई। इन सब से हमें ये पता चला कि एटॉम भी डिविजिबल है और उसके अंदर 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा भी अल्फा बीटा जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि खुद ये बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो साधारणतः किसी भी एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यहाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रल जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में न्यूक्लियस की संरचना करते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर काटते हैं। साधारणतः किसी भी एटॉम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है जिससे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और जब इन एटॉम पे कोई बाहरी फोर्स लगता है तो वो एटम अपना लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चले जाते हैं। यहाँ जो एटम्स इलेक्ट्रॉन खोते हैं उनमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है और वे मोर पॉजिटिव यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसमें इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है जिससे कि वो मोर नेगेटिव यानी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, जबकि सेम चार्ज चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक मटेरियल के एटम से निकलकर दूसरे मटेरियल के एटम को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं या सेम मटेरियल में फ्लो करते हैं तो वहां जन्म लेती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से या किसी बॉडी को चार्ज करने से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिसिटी मूलतः 2 तरह की होती हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी 2 तरह की होती है, अल्टरनेटिंग यानी एसी और डायरेक्ट यानी डीसी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। जब भी 2 वस्तुओं जैसे पेन या कंघी को बालों से घसा जाता है तो बालों से इलेक्ट्रॉन्स कंघी या पेन में ट्रांसफर हो जाते हैं जिससे कि वो कंघी या पेन को इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, और जब भी इन्हें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सेम प्रयोग हम बैलून के साथ भी कर सकते हैं। बैलून को बालों के साथ घिसने से वो नेगेटिव चार्ज्ड हो जाता है जिसे वाल के नज़दीक ले जाने से उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इसके विपरीत 2 इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज्ड बैलून के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है। ये सारे प्रयोग हमने कभी न कभी बचपन में किए ही होंगे। इसका एकमात्र कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही है। इसके साथ ही बिजली का चमकना भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही है। बादल में छोटे छोटे आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका एयर के कारण फ्रिक्शन होता है, उससे बहुत सारे चार्ज जन्म लेते हैं। बादल में ये टाइनी पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में रहते हैं जो कि साधारणतः एक दूसरे को आकर्षित कर इलेक्ट्रिकली बैलेंस रखते हैं। लेकिन जब तूफान आता है तो उससे बादलों में टर्बुलेंस होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ हम 3 तरह की लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, जहाँ एक क्लाउड के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दूसरे क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराकर इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होते हैं और लाइटनिंग करते हैं।
इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, जहां सेम क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज उसी क्लाउड के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होते हैं और लाइटनिंग करते हैं। और सबसे घातक क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, जहां क्लाउड के नेगेटिव चार्ज ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज के साथ खुद को इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करते हैं। इन इवेंट्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कह सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग व्यापक तौर पे कार पेंटिंग टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, जहां कार की बॉडी ग्राउंडेड यानी पॉजिटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव चार्ज पेंट को अट्रैक्ट करती है। पेंट के पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और कार पर अच्छे से फैल जाते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज फैक्ट्रियों में धुओं से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के रूप में भी होता है, जहां वह धुओं से निकलने वाले डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है। साथ ही इसका यूज फोटोकॉपी मशीन, लेजर प्रिंटर्स और हार्ट डिफिब्रिलेटर्स में भी होता है। सन 1929 में एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को इन्वेंट किया, जिसका नाम उन्होंने वैन डे ग्राफ जनरेटर दिया। इस जनरेटर में एक मूविंग बेल्ट लगी होती है जो नीचे के मेटल कॉम से चार्ज को कलेक्ट कर ऊपर के मेटल कॉम तक पहुंचाती है। ऊपर में एक हॉलो मेटल ग्लोब होता है जिसमें मैसिव चार्ज जमा होता है, जो कि बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट करती है। वैन डे ग्राफ जनरेटर करंट के छोटे अमाउंट को लेकर बहुत हाई वोल्टेज डीसी जनरेट करती है। यह लगभग 5 मेगा वोल्ट तक जनरेट कर सकती है, जबकि एक टेबल मॉडल 100 किलो वोल्ट तक जनरेट करती है। इस जनरेटर का प्रयोग पार्टिकल एक्सेलरेटर में होता है, जो कि फूड स्टेरिलाइजेशन के अलावा और भी कई एक्सपेरिमेंट में काम आता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी है जिसे हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ये हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में हमेशा सामने आता रहेगा।